हे गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है क्यूरेटिव योगा का एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरेटिव योगा। तो चलिए नया कुछ देखते हैं, नया कुछ सीखते हैं। दोस्तों, ये चल रहा है फेस्टिव यानी त्योहारों का मौसम, लेकिन इसी मौसम के साथ हमें एंजॉय भी करना है त्योहार को फुल कदम फुल जोश के साथ, और पढ़ाई भी पूरी ताकत के साथ करनी है, क्योंकि आ रहा है हमारा ड्रीम एग्जाम दिसंबर में, जो कि है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, जिसका फॉर्म फिलअप का बस आखिर का 2 दिन ही बचा हुआ है। अगर अब तक किसी ने नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाके कल तक फॉर्म फिलअप कर लीजिए, क्योंकि जो लास्ट डे होती है उसमें काफी सारे कुछ प्रॉब्लम्स आती है, पेमेंट नहीं हो पाती है, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होती है। तो उसके लिए इंतजार मत करे। जिनको भी फॉर्म फिलअप करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, तो जल्दी से जल्दी आज और कल के अंदर कर ले। तो चलिए आज हम हमारे इस टॉपिक की बात करते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी का ये पार्ट 2 बनने वाला है। ये वीडियो जो है ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी का पार्ट 2 बनने वाला है। इसके पहले हमने पार्ट 1 ऑलरेडी हमारे चैनल में अवेलेबल कर दिया है। अगर किसी ने अब तक ये पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाके हमारे चैनल से पार्ट 1 की वीडियो देख सकते हो, और उसको देखने के बाद आप इस पार्ट 2 के वीडियो को देखना, क्योंकि वहां पे हमने परसेप्शन, सेंसेशन, अटेंशन, मेमोरी, इन सारे चीज वहां पे हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी पार्ट 1 में, जिनकी लिंक आपको आई बटन में दिख रही होगी, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद पार्ट 2 में आना, क्योंकि पार्ट 2 का जो पार्ट है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ओनली लर्निंग के रिगार्डिंग। ओनली हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं लर्निंग के रिगार्डिंग। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लर्निंग के बारे में। सबसे पहली बात ये होती है कि लर्निंग होता क्या है। देखो, लर्निंग का डेफिनेशन बताते हुए यहाँ पे बताया गया है कि लर्निंग इज ए प्रोसेस। लर्निंग इज ए प्रोसेस, और इसको ना कहीं कहीं बार ऐसे कहा जाता है कि लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। तो ये सेंटेंस याद रखना कि लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। ये सेंटेंस को याद रख लेना, क्योंकि कई बार यूजीसी नेट एग्जाम में ऐसा यूज की जाती है ये सेंटेंस कि लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। ठीक है, तो इसको याद रखना। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट लीड्स टू चेंजेस। ये कुछ चेंजेस करते हैं विच ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, जिनके द्वारा हमारा एक्सपीरियंस बढ़ती है, एक्सपीरियंस एंड इंक्रीजेस पोटेंशियल फॉर इम्प्रूव परफॉर्मेंस, यानी हमारे जो पोटेंशियलिटी बढ़ती है परफॉर्मेंस करने के लिए। तो लर्निंग क्या क्या करते हैं, लर्निंग हमारे अंदर कुछ चेंजेस करती है, जिनके एज अ रिजल्ट हमें एक्सपीरियंस बढ़ता है। फिर हमारा जो पोटेंशियलिटी है परफॉर्मेंस करने का, वो पोटेंशियलिटी भी बढ़ते हैं, हमारा परफॉर्मेंस का पोटेंशियलिटी बढ़ते हैं। एंड हम फ्यूचर एडजस्टमेंट यानी फ्यूचर लर्निंग करने की भी पोटेंशियलिटी हमारी बढ़ती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर किसी बच्चे को एबीसीडी नहीं सिखाया होगा, अगर कोई बच्चे, आप आपके लेवल में समझ लो, अगर कोई बच्चे ग्रेजुएशन अभी तक कर रहा है, उनको ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्यों? यूजीसी नेट एग्जाम्स देने के लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना जरूरी है, और आपका मास्टर्स भी होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप अगर मास्टर्स के पहली सेमेस्टर में अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आप एलिजिबल हो। लेकिन अगर आपने क्वालिफाई कर गया, यूजीसी नेट एग्जाम अगर आपने क्वालिफाई कर ली, तो आपको अगर जेआरएफ मिल गया तो फिर भी आपको 2 साल के अंदर आपका जो मार्कशीट है मास्टर्स का, वो दिखाना पड़ता है, वो सबमिट करना पड़ता है ना। तो क्यों? क्योंकि कोई बच्चा अगर जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया है, जिन्होंने मास्टर्स नहीं किया है, वो यूजीसी नेट को पढ़ने की क्षमता उसमें है नहीं, वो पढ़ा नहीं सकता आगे जाकर वो बंदा। क्योंकि यूजीसी नेट की किस लिए देते हो आप लोग? यूजीसी नेट इसलिए देते हो ना कि ताकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सको। तो ये जो लर्निंग है, लर्निंग का मतलब क्या है कि हम कुछ सीख रहे हैं, हम कुछ सीख रहे हैं। और सीखने का मतलब क्या होता है कि हम सीख रहे हैं इसलिए ताकि हमारा एक्सपीरियंस भी बढ़े, और हम आगे जाकर दूसरों को ये चीजें सिखा सके। हमारी जो परफॉर्मेंस है आगे जाकर, जो हमारा परफॉर्मेंस है, जो हमारा स्किल है, वो डेवलप्ड हो, वो इम्प्रूव्ड हो। एंड हमारी जो लर्निंग है, जो कठिन से कठिन चीजें हैं, वो हम आसानी से ग्रास्प कर सके, उसके लिए ना पहले बेसिक सिखाया जाता है। तो इसी इसी को कहते हैं लर्निंग। इसीलिए कहा गया है कि लर्निंग इज ए प्रोसेस। लर्निंग एक जरिया है, क्या? कि आप जो भी चीजें आपके आसपास हो रही है, जो भी चीजें आप सीखना चाहते हो, तब उस पर एडजस्ट करो खुद को। एंड वो जो चेंजेस आपके अंदर लाएगा, वो चीजें जो नए आप सीख रहे हो, उन नए चीजों को अप्लाई करनी सीखो, आगे जाकर उस चीजों को आपको अप्लाई भी करनी है। तो लर्निंग वही प्रोसेस है जो आपके अंदर वो पोटेंशियलिटी डेवलप करती है, जो आपका एक्सपीरियंस बढ़ाता है, जो आपका परफॉर्मेंस आगे जाकर इंप्रूव करते हैं, and आपको एडजस्ट करना सिखाते हैं। ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को कहते हैं लर्निंग। इस प्रोसेस को कहा गया है लर्निंग। ओके,
अब देखते हैं हम कि लर्निंग के रिगार्डिंग कुछ थियोरीज हमें पढ़ना होगा। ठीक है, तो लर्निंग के रिगार्डिंग कुछ थियोरीज हमें पढ़ना होगा। अब इस थियोरी को हम देखते हैं अच्छी तरीके से कि लर्निंग के रिगार्डिंग कौन कौन से थियोरी हमें पढ़ना होगा। ये जो थियोरी है इसको हम देखते हैं। ये एक नंबर है थियोरी। थियोरी नंबर 1 क्या है? जीन पियाजे का थियोरी ऑफ डेवलपमेंट। जीन पियाजे थियोरी ऑफ डेवलपमेंट। ओके, जीन पियाजे ने क्या बात बताया था, इन्होंने क्या बोला था? इनकी जो थियोरी है, ये थियोरी का नाम है थियोरी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इन्होंने 4 पार्ट में बांटा हुआ है। इन्होंने पूरा जो टेबल है इन्होंने 4 पार्ट में 4 एज रेंज के लिए बताया है थियोरी ऑफ डेवलपमेंट। क्या क्या? पहला जो एज है वो है 0 से 2 इयर्स तक। पहला जो एज है वो है 0 से 2 इयर्स तक, और उस एज का नाम इन्होंने क्या दिया? इन्होंने दिया स्टेज का नाम दिया सेंसरी मोटर। इन्होंने दिया सेंसरी मोटर। ठीक है, फिर है प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल का स्टेज क्या, एज कितनी है? 2 से लेकर 7 इयर्स तक। फिर है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का एज कितना है? 7 से लेकर 11 इयर्स तक। और फॉर्मल ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल की एज कितनी है? 11 से लेकर 11 ईयर से लेकर उनके ऊपर तक, 11 से लेकर उसका ऊपर तक, इसको कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल। अब सेंसरी ऑपरेशनल में क्या होता है? सेंसरी ऑपरेशनल जो स्टेज है, क्या बताया कि इस स्टेज में क्या क्या होता है? देखिए कौन से स्टेज में क्या क्या होता है यहाँ पे बताया हुआ है। ये है स्टेज का नाम, ये है एज रेंज, और ये उस स्टेज में क्या क्या परफॉर्मेंस होती है बताया। देखिए देखिए सेंसरी मोटर में क्या होता है? कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस, यानी सेंसेस का कोऑर्डिनेशन बनते हैं विथ मोटो रिस्पॉन्सेज। मोटो रिस्पॉन्सेज के साथ इनकी जो सेंसेस है, सेंसेस का कोऑर्डिनेशन बनते हैं। सेंसरी क्यूरियोसिटी अबाउट द वर्ल्ड, यानी पूरे दुनिया के बारे में उनके एक क्यूरियोसिटी होती है। क्योंकि आप देखना, 0 से लेकर 2 साल के जो बच्चे होते हैं, 0 से लेकर 2 साल के तक जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है। उनको हर एक चीज जानना रहता है कि ये क्या होता है, वो क्या होते हैं, ये क्यों होते हैं। उसके हर सवाल, उनके हर बात खत्म इसी पे आके होती है, क्यों, कैसे, ये कैसे हो गया, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। वो हमेशा बच्चे ऐसे सवाल करते हैं। तो ये वही स्टेज है जहां पे हमारा ये जो लर्निंग है, ये लर्निंग इस तरीके से चलते हैं कि हमारा जो क्यूरियोसिटी है, वो क्यूरियोसिटी हमेशा बढ़ती जाती है। एंड ये पूरे वर्ल्ड, क्यों क्यों क्यूरियोसिटी बढ़ती है? क्योंकि ये जो पूरा वर्ल्ड है ना, ये पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है उसके लिए मिस्टीरियस है। उसको एक अजीब सा दुनिया लगती है, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस जीरो है अब तक। और जितने जितने वो आगे बढ़ते जाएंगे, उतनी उसकी उनकी एज होती जाएगी, उतने उतने उनकी एक्सपीरियंसेस बढ़ता जाएगा, एक्सपीरियंसेस उतना ही उनका बढ़ता जाएगा बच्चों का। ठीक है, तो इस एज में क्या होती है? बेसिकली ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है। इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो डेवलप्ड होती है इस एज में। कौन सी एज में? 0 से 2 इयर्स तक। क्या नाम दिया गया है इस एज का? नाम दिया गया है सेंसरी मोटर। ठीक है, अब दूसरे स्टेज में आ जाओ। दूसरे में है प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल को क्या बताया गया है? प्री ऑपरेशनल को बताया गया है 2 से 7 इयर्स तक। इसमें क्या होता है? इसमें सिंबॉलिक थिंकिंग होती है। देखिए सिंबॉलिक थिंकिंग होती है, यूज ऑफ प्रॉपर सिंटेक्स एंड ग्रामर टू एक्सप्रेस कंसेप्ट्स, imagination, intuitions are strong but complex abstract thoughts are still difficult, conversation is developed। इस एज में जो 2 साल से लेकर 7 साल के बच्चे होते हैं ना, इस एज में उनकी कन्वर्सेशन स्किल जो होती है वो डेवलप्ड होती है। उनके सिंबॉलिक थॉट्स आने लगते हैं, सिंबॉलिक थिंकिंग करते हैं बच्चा। उनके ग्रामर, उनके एक्सप्रेस कंसेप्ट को किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, ये सारी चीजें बच्चे सीखते हैं धीरे 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 धीरे। 2 साल के बाद बच्चे कन्वर्सेशन करना सीखते हैं, उनको पता होता है। इस एज में आके वो सीखते हैं कि किस तरीके से कन्वर्सेशन की जाती है। उनकी इमेजिनेशन कुछ और होती है, उनकी इंट्यूशंस होती है, उनकी इमेजिनेशन स्ट्रांग होती है। मुझे ये करनी है, मुझे ये लेनी है, मुझे ये करना है। ये सारी चीजें इस एज में आकर डेवलप्ड होती है। कौन से एज में? 2 से लेकर 7 साल के बच्चे तक। 2 से लेकर 7 साल के बच्चे तक ये चीजें डेवलप्ड होती है। इसको क्या कहा गया है? इसको कहा गया है प्री ऑपरेशनल। क्या कहा गया है? प्री ऑपरेशनल। अब देखिए, अब क्या कहते हैं? अब कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल क्या है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है 7 से लेकर 11 इयर्स तक। यानी इस स्टेज में आके क्या डेवलप्ड होती है? इस स्टेज में डेवलप्ड होती है कॉन्सेप्ट्स अटैच टू कॉन्क्रीट सिचुएशंस। कॉन्क्रीट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट डेवलप होती है इस स्टेज में आके। फिर टाइम, स्पेस, क्वांटिटी आर अंडरस्टूड एंड कैन बी अप्लाइड बट नॉट एज इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट। मतलब 7 साल के लेके 11 साल तक जो बच्चे होते हैं, उनको लगता है कि मैं ये सारी चीजें कर सकता हूँ, मेरी एक प्राइवेट स्पेस होनी चाहिए, मेरे ये कंसेप्ट है, मैं इस कंसेप्ट को इंडिविजुअलाइज करना चाहूंगा, इस कंसेप्ट को मैं अप्लाई करना चाहूंगा। बट उनको अप्लाई करना देना चाहिए, उनको अप्लाई करने दीजिए, उनकी जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर आगे बढ़ने दीजिए। बट
नॉट एन इंडिपेंडेंट कंसेप्ट, नॉट एज इंडिपेंडेंट कंसेप्ट। यानी इस उम्र में बच्चों को ये नहीं पता होता कि ये मेरा गलत है, ये मेरा सही है, लेकिन उनको कुछ करना होता है। कंसेप्ट्स अटैच्ड टू कॉन्क्रीट सिचुएशंस, वो कंक्रीट सिचुएशंस को हैंडल करना चाहते हैं खुद से, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि ये सही है या फिर ये गलत है। टाइम, स्पेस, क्वांटिटी और अंडरस्टूड, उनको समझ में आती है कि ये टाइम है, इस टाइम में ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए, भाई ये स्पेस में मुझे ये नहीं करनी चाहिए। अब कभी आपने देखा है कि 7 साल से लेकर 11 साल तक जो बच्चे हैं वो टीचर के सामने आकर कुछ उल्टा पुल्टा बातें कर रहे हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि टीचर डांटेगा। उनको डांट पता है कि मैं घर में हूं तो मैं मम्मी के पास हूँ, तो मैं ये सब चीजें कर सकता हूँ, मैं मम्मी को दौड़ा सकता हूँ, मैं उनको परेशान कर सकता हूँ, लेकिन टीचर को करूंगा तो मुझे मार पड़ेगा। उनको ये चीजें पता होती है। 7 से 11 साल के जो बच्चे होते हैं ना, अब देखना कोई भी बच्चा अगर सपोज क्लासेस चल रही है तो उनको अगर कुछ लैट्रिन जाना है या फिर टॉयलेट जाना है, तो बच्चा वो भी बोलने से डरता है, क्योंकि उनको लगता है ऐसा कि अगर मैं बोलूंगा तो सब लोग मेरे पे हंसेंगे, या मैं बोलूंगा तो मैम मुझे डांटेगा। ये सारी चीजें उन पे काम करती है, तो बच्चा बोलते ही नहीं है। ये चीजें डेवलप्ड होती है 7 से 11 साल तक। इनको कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, यानी उनकी जो कंक्रीट सिचुएशंस होती है उनको वो टैकल करना चाहते हैं। वो बच्चा उनको टैकल करना चाहते हैं कॉन्क्रीट सिचुएशन कर। उनको ये सारी चीजें समझ में आती है, टाइम समझ में आती है, स्पेसेस समझ में आती है, इस टाइम में ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए, क्वांटिटी समझ में आती है, उसको स्पेसेस में, स्पेस में ये नहीं करनी चाहिए, ये नहीं बोलनी चाहिए, ये सारी चीजें उस बच्चे को समझ में आती है। तो ये कौन सी एज में होती है? ये होती है 7 से लेकर 11 साल तक। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। क्या कहते हैं? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कहते हैं। फिर आते हैं लास्ट में, लास्ट वाला जो स्टेज है इसे कहा गया कि इसे क्या कहा गया है? इसे कहा गया है फॉर्मल ऑपरेशनल। अब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस क्या होती है? 11 से ऊपर वाले जो बच्चे होते हैं, 11 से ऊपर वाले, इनके थियोरिटिकल डेवलपमेंट हो चुकी है, ये हाइपोथेटिकली सोच सकते हैं, तब बच्चा हाइपोथेटिकली सोच सकता है, ये कंट्राफैक्चुअल थिंकिंग कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग कर सकती है, स्ट्रेटजी कर सकती है, प्लानिंग कर सकती है। सब कुछ बच्चा इस एज में आकर कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स लर्न इन वन कॉन्टेक्स्ट कैन अप्लाइड टू अनदर। मतलब कोई भी बच्चा, अगर आप उनको कुछ सिखाओगे, 11 साल के ऊपर वाले जो बच्चे होते हैं उनको अगर जो सिखाते हो ना आप, तो वो क्या करता है, वो कोई और सिचुएशन उसके सामने आ गया तो वो खुद से वो प्रोसेसिंग करके अप्लाई कर सकता है। जैसे कि बच्चे को पता है, जैसे आपने अगर सिखाया कि कोई बड़ा आदमी, अब जैसे आपने घर के बच्चे, घर में अगर बच्चों को ऐसा सिखाया जाता है कि जब भी आपके सामने कोई आपका गार्डियन आए या फिर आपका जो रिस्पेक्टेड पर्सन है, अगर कोई भी आपसे उम्र में बड़ा कोई भी बंदा आपके सामने आए तो आप उनको झुक के प्रणाम करना चाहिए। तो सपोज कोई भी सिचुएशन आप हो नहीं वहां पे, हमें जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको बोलना पड़ता है कि जाओ जाके पैर छुओ अंकल का, जाओ जाके पैर छुओ आंटी का। लेकिन जो 20 साल के जो बच्चे होते हैं ना, इनके फॉर्मल ऑपरेशनल, इनको सारे वो फॉर्मेलिटी पता होती है, इनको सारे वो फॉर्मेलिटी पता होती है, इनके पास थियोरेटिकल अप्रोचेस होती है, हाइपोथेटिकली सोच सकते हैं बंदा। इस उम्र में आके ना बंदा हाइपोथेटिकली सोच सकते हैं। इनके इनके सारे थिंकिंग है, लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकते हैं। मतलब कोई भी आप प्रॉब्लम दोगे, उस प्रॉब्लम को भी वो जैसे सॉल्व कर पाएगा, वैसे ही उसको बताना नहीं पड़ेगा कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। उसको पता है कि सिचुएशन में मुझे प्रणाम करनी है, मेरे से सीनियर है तो मुझे प्रणाम करना है, वरना मम्मी घर जाके बोलेगा कि तूने पैर क्यों नहीं छुआ था, मैं तुझे हर वक्त बताता फिरूंगा, ऐसे मम्मी डांटेंगे, ऐसे पापा डांटेगा। उसको पता है, इसीलिए। और अगर उसके सामने कोई ऐसा सिचुएशन आ गया है, अगर उसको सामने कोई लॉजिकल रीजनिंग वाला सिचुएशन, मतलब उनको कोई लॉजिक लगानी है, वो खुद से लॉजिक लगाते हैं। हर एक सिचुएशन से निकालने के लिए वो बंदा खुद से लॉजिक लगाता है, चाहे वो गलत हो, लेकिन वो बच्चा अप्लाई जरूर करते हैं। चाहे वो लॉजिक गलत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बच्चा अप्लाई जरूर करते हैं। यही इस स्टेज की डेवलपमेंट है, जो 11 से लेकर उसके ऊपर तक बच्चे में होती है, जिसको कहा गया है फॉर्मल ऑपरेशनल। और ये थ्योरी किन्होंने दिया है? ये थ्योरी दिया है जीन पियाजे ने। किसने दी है ये थ्योरी? ये थ्योरी दी है जीन पियाजे ने, इसको याद रखना, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं एक और नया थ्योरी, जो कि है इनसाइट का, ट्रायल एंड एरर। ये ट्रायल एंड एरर, इनसाइट का नहीं, सॉरी, ये इसका है थ्रॉन्डाइक का ट्रायल एंड एरर। थ्रॉन्डाइक, ये थ्योरी किन्होंने दी है? ये थ्रॉन्डाइक ने दिया है। थ्रॉन्डाइक ने दिया। थ्योरी का नाम क्या है? ट्रायल एंड एरर। थ्योरी का नाम क्या है? ट्रायल एंड एरर है, ठीक है। अब क्या बताता है कि लर्निंग टेक प्लेस बाय ट्रायल एंड एरर, यानी कि करके देखो और उससे सीखो। अब गलती करने दो बच्चों को, जब तक अब गलती करने से पहले उनको बाधा दो, मतलब उनको अब अगर कोई बच्चा कोई गलती करना चाह रहा है, मतलब कोई जा रहा है कुछ करने के लिए, अब पहले ही उनको मना कर रहे हो बच्चों को। वो गलती उसने कभी की नहीं, इसीलिए उसका रिजल्ट भी उनको नहीं पता। उसको बस उसने बस सुना है कि नहीं ऐसा करने से ऐसा होता है, उसने कभी किया नहीं। अगर वो गलती उसने किया होता उस दिन, तो वो जिंदगी भर वो चीजें नहीं दोहराता। लेकिन क्योंकि आपने करने ही नहीं दिया, अब देखना बच्चों को कभी भी मना करना कोई चीजें करने के लिए कि ये फोन है, आप इसको फेंक नहीं सकते हो, या फिर आप उस इतनी धार खड़े नहीं हो सकते हो। देखना कि बच्चे की एक आदत होती है ना,
जब गाड़ी में वो जाते हैं तो उसका एक आदत होती है, वो हमेशा हाथ बाहर निकलती है, वो हमेशा हाथ बाहर निकलते हैं। तो इस केस में क्या करना चाहिए? अब आप लोग बोलोगे कि तो क्या करें, बच्चों को मना नहीं करें, हाथ निकालने दें? नहीं, उनको ना एक छोटा-सा एरर करवा दो बच्चों को, एक छोटा-सा एरर करवा दो। वो हाथ निकाल के जा रहा है, आप ही किसी तरीके से उसके हाथ में थोड़ा उसको हिट कर दो। तो उसको हाथ में जब भी वो हिट होगा ना, उसको पता चल जाएगा कि नहीं भाई, अगर इसमें मेरा हिट हो रहा है, तो अगर गाड़ी तो तेज़ जा रहा है, अगर ये ज़ोरों से लग जाएगा तो मेरा तो हाथ ही कट जाएगा। उसको इस तरीके से बता दो, बच्चे को समझा दो, बस मना मत करो। उनको समझाओ कि बेटा तुम ये करोगे, तो ये अगर लग जाएगा तो तेरा हाथ ही चला जाएगा, तब तू खाना कैसे खाएगा? तब तू काम कैसे करेगा? तब तू लिखेगा कैसे, पढ़ेगा कैसे, लैपटॉप कैसे चलाएगा, फ़ोन कैसे चलाएगा? तो डर के मारे बच्चा वो कभी करेगा ही नहीं। अब देखना जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अगर सब छोटे बच्चे के सामने कोई मोमबत्ती या कोई दिया आप जला रहे हो, तो वो बच्चा उस आग को पकड़ने जाता है। वो बच्चा क्या करता है, वो उस आग को पकड़ने के लिए जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं होता कि आग को मैं पकड़ लूँगा तो मेरे हाथ जल जाएँगे। उसको पता ही नहीं है ना। एक बार अगर उसने हाथ दे दिया ना उस आग में, तो ज़िंदगी भर कभी हाथ नहीं देगा, क्योंकि उनको पता होगा कि भाई अगर मैंने इस आग में हाथ डाला, तो मेरा हाथ ही जल जाएगा, मेरा हाथ ही जल जाएगा। इसे कहते हैं ट्रायल एंड एरर, जो थॉर्नडाइक ने दिया था कि करके देखो। अगर बच्चा गलती कर रहा है, सपोज आप कोई काम कर रहे हो, आप बड़े लेवल पे कर रहे हो, आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, अब कुछ गलती आपने की है, अगर पढ़ाई में बच्चा कुछ गलती कर रहा है, तो उसे फेस करने दो वो चीजें। उसको बताओ कि ये गलत है, ये गलत करेगा तो ऐसे होगा, ये तू गलत करेगा तो तेरा ये होगा। हर वक्त में, हर टाइम में जो गलती करते हैं बच्चा, वो टू दी पॉइंट उनको तभी बता देना जरूरी नहीं होता है। हर एक पल में कभी-कभी ऐसा सिचुएशन भी क्रिएट करनी चाहिए कि बच्चा अगर गलती कर रहा है, आपको दिख रहा है, तो आप उसको करने दो। अगर वो उसके लिए सेफ है, एक सेफ ज़ोन तक उसको जाने दो कि तू ये गलती कर रहा है तो तुझे भुगतना पड़ेगा आगे जाकर। अगर इसने कभी भी, उस बच्चे ने कभी भी, जो जिन्होंने कभी, और क्योंकि अगर कोई बच्चा कभी भी गलती करता है ना, तो वो चीज़ें वो ज़िंदगी में तो कभी नहीं दोहराएगा दोबारा। क्योंकि गलती से जो सीख हमें मिलती है, वो सबसे बड़ी, सबसे ऊँची सीख होती है, जो गलती से मिलती है, जो गलती करके हम सीखते हैं। ठीक है? तो बच्चे भी वही है, वो अगर कभी उन्होंने कुछ गलती किया है और गलती से सीखा, इसीलिए ये थॉर्नडाइक ने ये थियरी दी थी, जिनका नाम है ट्रायल एंड एरर। इसका मतलब ही है कि गलती करो और उससे सीखो। When no ready-made solution is ready-made solution of a problem is available to the learner, he adopts the method of trial and error। मतलब जब, अगर कोई, जैसे कि क्या होता है कि हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई नए एरिया में अगर हम रिसर्च कर रहे हैं, तो हमें थोड़ी ना पता होता है कि ये मैं सॉल्यूशन अप्लाई करूंगा तो इसका कुछ ऐसा साइड इफेक्ट्स भी हो सकता है। कैसे पता चलता है? जब हम रिसर्च करते हैं तभी ना पता चलता है। हम छोटे छोटे सैंपल्स पे करते हैं पहले, फिर उसका पायलट स्टडी करते हैं, फिर जाके हम उसके बड़ा एरिया में एक बड़ा सैंपल लेके बड़ा पॉपुलेशन के साथ हम स्टडी करते हैं। तो बच्चे के लिए भी वैसा ही है, जो सीखते हैं ना, जब कोई रेडीमेड सॉल्यूशन तैयार नहीं होता है किसी फील्ड में, तब बच्चों को ये थ्योरी अप्लाई करनी चाहिए, ट्रायल एंड एरर। आप करके देखो, अगर कोई गलती हो रहा है तो कोई बात नहीं, गलती हो रही है तो होने दो, उस गलती से सीखो। उस गलती को आप ऐसा मत ले लो, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप सब योग फील्ड में हो, तो ये एग्जाम्पल आप लोगों ने ज़रूर कहीं न कहीं देखा होगा। अगर कोई कॉम्पिटिशनल लाइन या योग लाइन से, मतलब जो कॉम्पिटिशन्स करते हैं योग में, अगर इन लाइन से बिलॉन्ग करते हो, जैसे हम हमेशा अपने बच्चों पे डालते हैं कि तुझे क्लास में फर्स्ट आना होगा, तुझे क्लास में सेकंड आना होगा, या फिर तुझे कॉम्पिटिशन करने गया तुझे फर्स्ट आना होगा, तुझे चैंपियन होना होगा। किसी भी फील्ड में ले लो, चाहे योग हो, चाहे ड्राइंग हो, चाहे पढ़ाई ले लो, कुछ भी ले लो। हम हमेशा अपने बच्चों पे ये प्रेशर डालते हैं। कभी भी जब उनके रिजल्ट्स आते हैं, ये मत बोला करो कि फास्ट होनी है, सेकंड होना है, थर्ड होना है। बस बच्चों से ये कहो कि बेटा तूने जो गलती की है, बस उस गलती को उसको दिखा दो कि ये चीज़ें अगर तू नहीं करता, तो तू खुद सोच ले तेरा रिज़ल्ट कहाँ से कहाँ बन जाता। जैसे जब मुझे फेलियर मिला, तो सर ने मुझे ऐसे ही कहा था कि अंतरीप, देख तूने क्या-क्या क्वेश्चन गलत करके आया है। जब हम खुद के क्वेश्चन पेपर को, खुद के आंसर शीट को जब एनालिसिस करते हैं ना, तब पता चलता है कि हमने कितने बड़े सिली मिस्टेक्स करके आते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि बच्चे को नहीं पता, वो आंसर नहीं करके आ पाता। मतलब उनको अगर नहीं पता इसलिए वो गलत किया है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, कभी-कभी ऐसा भी होता है, बच्चों को पता होता है चीज़ें, चीज़ें पता होती है, और वो टेंशन के मारे, डर के मारे एग्ज़ाम्स हॉल में बैठे गलतियाँ कर देते हैं। आप लोग भी समझ सकते हो, क्योंकि आप लोग भी एक बहुत, आपका जो ड्रीम एग्ज़ाम है वो आप लोग देने जा रहे हो, तो आपके साथ भी कभी न कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि आप लोगों ने भी इतना सफ़र तय कराया है पढ़ाई की लाइन में, तो आप लोगों को भी ये ज़रूर पता है। ठीक है?
ये चीज़ें हैं कि जब कोई पता नहीं होता, जब कुछ जिसका कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं होता, तो उसको करके देखो, अप्लाई और उससे सीखो। जो गलती आप कर रहे हो, उस गलती से सीखो, उसको सीख में बदलो। जो बच्चा गलतियों को हार मान लेता है, जिनके गार्डियन ये कहते हैं कि तूने देख तू फास्ट नहीं हुआ था, तू हार गया, जो ये सोच डालते हैं बच्चों के दिमाग में, वो अपने बच्चों की भविष्य खुद खुद व खुद बर्बाद करते हैं। लेकिन जो पेरेंट्स ऐसा कहते हैं कि बेटा तुझे फास्ट नहीं आनी है, तो सेकंड नहीं आनी है, तो बस अच्छी तरीके से पढ़ता जा, एंजॉय करता जा और पढ़ता जा, सीखता जा। चीजें सीखने में जो जोर देते हैं ना, जो चीजें बच्चों को सिखाने में जोर देते हैं, उनके बच्चे आगे जाकर जरूर कुछ ना कुछ करते हैं, जरूर बड़ा काम करते हैं, और वही बच्चे आगे जाकर बड़े बनते हैं। ठीक है, तो यही जो मेथड है, ट्रायल एंड एरर, हम सभी अपने जीवन में अपनाते हैं। आप सभी भी अपने जीवन में अपनाते हैं। मुझे पता है आप लोगों से मैं रूबरू हो चुका हूँ, मिल चुका हूँ काफी सारे लोगों से। तो जो लोग नए हैं उनके लिए इतना ही बस मेरे रिकमेंडेशन है कि इस मेथड का जरूर अपनाए अपने जीवन में। ना ही सिर्फ इसको नेट जेआरएफ तक रहने दीजिए, बल्कि इसको अपने जीवन में भी अपनाए और अपने बच्चों के जीवन में भी अपनाए, ताकि वो भी आगे जाकर बड़ा बन सके और कुछ कर सके। ठीक है, तो he is first tries one solution. If it doesn't help him, he rejects it, then he tries another and so on. मतलब अगर बच्चा कोई गलत कर रहा है तो उसको ही सोचने दो ना। आप क्यों बताते हो कि ये गलत है, ये कर। उसको ही सोचने दो कि नहीं ये गलत है, उसको पता चलेगा ये गलत है, ठीक है, एक दूसरा अप्लाई कर। और नहीं हुआ तो ठीक है भाई, फेलियर आता रहेगा, एक ना एक बार तो तुझे सक्सेस मिलेगा। लेकिन ये फेलियर करते 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 जब उस बच्चे को सक्सेस मिलती है ना, उसको यकीन हो जाता है अपने आप की जो पोटेंशियलिटी है, उसमें यकीन हो जाता है कि मैं कर सकता हूँ। और ये यकीन जिनको आ गया है ना कि मैं कर सकता हूँ, उसको कोई नहीं रोक सकता दुनिया में। ये याद रखना, उनको कोई नहीं रोक सकता जिनको ये खुद पे भरोसा आती है कि मैं कर सकता हूँ। इन दिस वे ही एलिमिनेट्स एरर। इस तरीके से बच्चे एरर को एलिमिनेट्स करने सीखते हैं, इररिलेवेंट रिस्पॉन्स को एलिमिनेट करते हैं, विच डू नॉट सर्व द पर्पस, एंड फाइनली डिस्कवर्स द करेक्ट सॉल्यूशन। इसी तरीके से करेक्ट सॉल्यूशन हमें मिलते हैं अपने जीवन में भी, नॉट ओनली पढ़ाई की फील्ड में, बल्कि अपने निजी जीवन में, अपने रियल लाइफ में भी ऐसे इसी तरीके से सॉल्यूशन ढूंढनी चाहिए, ताकि वो सॉल्यूशन परमानेंट हो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट थियोरी। नेक्स्ट में क्या कहते हैं, नेक्स्ट थियोरी देखिए, ये है इनसाइट थियोरी ऑफ कोलर। ये थियोरी किन्होंने दिया था, ये थियोरी दिया था कोलर ने। कोलर ये एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट है, ये एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट है कोलर, जो 1920 में ये थियोरी दिया था, जो 1920 में ये थियोरी दिया था। इनका पूरा नाम जो है उल्फगांग कोलर है इनका पूरा नाम। ठीक है, ये इन्होंने बिहेवियर के ऊपर एक्चुअली ये थ्योरी दिया था, स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ एप्स, स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ एप्स। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक बिहेवियर को स्टडी किया था। जैसे देखिए, इस पिक्चर में आप देख सकते हो, इस पिक्चर में क्या हो रहा है कि इस पिक्चर को देखो अच्छी तरीके से, इस पिक्चर को देखो। यहाँ पे ना देखो, इस ये जो यहाँ पे जो फ्रूट ये झूल रहा है ना, फ्रूट मतलब यह कला है, कले है, कले। तो इस केला को अगर खाना होगा, इस केला को अगर लेना होगा इस बंदर को, तो ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे ये सोच रहा है कि मैं अगर ऐसे हाथ बढ़ाऊंगा तो मेरे हाथ के तो ये बहुत ऊपर है, मुझे मिलेगा नहीं। फिर ये क्या है, ये धीरे धीरे देखिए बक्सा ला रहा है, बक्सा, ये धीरे धीरे बक्सा ला रहा है। फिर ऐसे ऐसे करके इसने बक्सा ऐसे ऐसे लिया, 3 बक्से को एक के बाद एक इसने रखा। फिर इसके ऊपर जब ये आया तो इसको इसके ना इसका पहुंच पहुंच गया है केला तक, इसका हाथ जो है ये केला तक पहुंच गया है। फिर वो केले को पकड़ सकता है, वो केले को वहां से निकाल सकता है और खा सकता है। इसका मतलब क्या है, इसका बोलने का मतलब ये है कि कोई भी काम जो हम करना चाहते हैं ना, तो करने से पहले हम उसको मनी मन सजाते हैं। जैसे जब हम हर कोई करते हैं अपने जीवन में कि क्या करते हैं कि हम ना एक स्ट्रेटजी प्लान करते हैं कि मैं इस तरीके से करूंगा। जैसे आप जब एग्जाम्स देने जाते हो, आप लोग भी सोचते नहीं हो कि टोटल टाइम है हमारे पास 3 आवर, टोटल टाइम तो है भाई 3 आवर। तो इसमें मुझे पेपर 1 में होते हैं 50 क्वेश्चन। अब इस 50 क्वेश्चन को मुझे 1 घंटे में करना है, तो मेरे पास बचे 2 घंटे। अब उस 2 घंटे के अंदर मुझे टारगेट करना है कि पेपर 2 का जो 100 क्वेश्चन है वो भी मुझे कंप्लीट करना है 1 घंटे में। तो फिर मेरे पास बचा 1 घंटा। और अगर यह 1 घंटे में नहीं भी हुआ तो इसके लिए हम 1 घंटा 15 मिनट ले लेते हैं। ठीक है, तो मुझे पास कितना बचा, 45 मिनट बचा। उस 45 मिनट पे फिर आप 20 मिनट दे दो यहाँ पे, फिर आप दे दो 20 मिनट यहाँ पे, और 25 मिनट और पेपर 2 में दे दो। ये पार्ट जो है ये हम रिवीजन के लिए रखते हैं एंड में, ये पार्ट हम रिवीजन के लिए रखते हैं, ये पहला पेपर सॉल्यूशन के लिए रखते हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम प्लानिंग कर लेते हैं, हम मनी मन सोच लेते हैं, इनसाइट में हम मनी मन पहले इस चीज को सोचते हैं। तो ये बंदर पहले ऐसा ही किया था,
इस बंदर ने क्या किया, इसने पहले ऐसे कोशिश की पहुंचने का, तो इसका पहुंच नहीं हुआ, इसने लाठी लेकर आया, एक लाठी लेकर आया, तो वो लाठी भी नहीं पहुंच पाया केला तक, वो लाठी भी नहीं पहुंच पाया इस केला तक। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने पहले सोचा कि मैं अगर ये एक बक्सा लाऊंगा नहीं, ये लाऊंगा नहीं, ये करूंगा नहीं, इसमें भी नहीं होता, 3 बक्सा मुझे लाना है तब जाकर मेरा ये सोच रहा है ये बंदा। फिर आके इसने तीनों बक्सा चढ़ाया, तीनों बक्सा चढ़ाने के बाद इसका हाथ पहुंचा इस केला तक, ये केला को लिया और खाया। ये एक्सपेरिमेंट किया था किन्होंने, ये एक्सपेरिमेंट किया था कोलर ने, ये एक्सपेरिमेंट किया था कोलर ने। ठीक है, जैसे कि मैंने ये आपको एग्जांपल दिया, उसी सेम तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट को किया और उन्होंने बताया कि कोई भी काम करने से पहले हम ज़रूर उस काम के बारे में सोचते हैं, हम ज़रूर उस काम के बारे में सोचते हैं, हम ज़रूर उस काम के बारे में सोचते हैं और फिर उस काम को अंजाम देते हैं। अब देखना, कभी भी हम किसी भी काम करने से पहले ज़रूर हम उस काम के बारे में सोचते हैं और उस काम को फिर अंजाम देते हैं। इसी तरीके से हम हमेशा काम करते हैं। तो इस थ्योरी किन्होंने दिया था, ये थ्योरी दिया था इनसाइट थियरी, इसका नाम है इनसाइट थियरी और इस थ्योरी दिया था कोलर ने। ठीक है, कोलर ने, इसको कहते हैं इनसाइट थियरी ऑफ लर्निंग। अब आते हैं आज का लास्ट टॉपिक, और ये इस टॉपिक का लास्ट स्लाइड है ये, जो कि है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी किसने दिया था? क्लासिकल कंडीशनिंग का थ्योरी दिया था आइवॉन पैवलोव ने। क्लासिकल कंडीशनिंग का थ्योरी जो है वो दिया था आइवॉन पैवलोव ने। क्लासिकल कंडीशनिंग का जो थ्योरी है वो दिया था आइवॉन पैवलोव ने। किन्होंने दिया था? आइवॉन पैवलोव ने दिया था। ओके, देखो इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने एक कुत्ते के साथ में एक्सपेरिमेंट किया था। एक कुत्ता के साथ इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? पहले ना जब इनके कुत्ता का सामने जब इसे फूड लेके आया तो इसके मुंह से देखो ऐसे लाल टपक रहा है, ऐसे लाल टपक रहा है ना, कुत्ता के मुंह से ऐसे लाल टपक रहा है। फिर क्या किया, सेम टाइम में इन्होंने क्या किया, एक दिन घंटी बजाया, एक दिन घंटी बजाया, घंटी बजाया, देखा कि कुत्ते के मुंह से कोई सल्वेशन नहीं है। देखिए यहाँ पे कोई सिक्रेशन नहीं हुआ है, कोई भी लाल नहीं गिर रहा है, कुत्ते के मुंह से कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर क्या किया, इन्होंने बेल बजा बजा के कुछ दिन खाना खिलाया। उसी टाइम पे बेल बजाया और कुत्ते को खाना खिलाया, बेल बजाया खाना खिलाया, क्योंकि खाना देखते ही कुत्ते के मुंह से लाल आते थे। बेल बजाया खाना खिलाया, बेल बजाया खाना खिलाया। इस तरीके से कुछ ही दिन में कंडीशनिंग किया गया बच्चों का, कि कुत्ते का क्या, कि हम बेल बजाएंगे और खाना खाएंगे, बेल बजाएंगे और खाना खिलाएंगे, बेल बजाएंगे खाना खिलाएंगे। फिर एक दिन देखा गया जब कंडीशनिंग हो गया, ये है कंडीशनिंग पीरियड, ये कंडीशनिंग पीरियड है, ये कंडीशनिंग से पहले वाला पीरियड है, ये भी कंडीशनिंग से पहले वाला पीरियड है। ठीक है, तो कंडीशनिंग किया गया ऐसे, बेल बजा बजा के खाना खिलाते थे। एक दिन कंडीशनिंग के बाद क्या किया गया, कंडीशनिंग के बाद खाना नहीं लाया, सिर्फ बेल बजा दिया। उस टाइम पे बेल बजा दिया, जैसे ही बेल बजा, अब देखो यहाँ पे बेल बजा, कुत्ते के मुंह से लाल गिर रहा है। लेकिन ये सेम सिचुएशन है, बेल तो यहाँ पे भी बज रहा है, लेकिन कुत्ते के मुंह से लाल गिर रहा था क्या? नहीं गिर रहे थे। क्यों? क्योंकि इन कुत्ते को ऐसे ट्रेंड किया गया है, ऐसा कंडीशन किया गया है, ये कुत्ते के लिए अच्छे है, कंडीशनिंग किया गया है यहाँ पे। इसी तरीके से इसको कहते हैं कंडीशनिंग, क्योंकि ऐसा कुछ थियरी, ऐसा कुछ चीजें हमारे जीवन में भी जरूरी होती है, जो हमारी कंडीशनिंग होती है, जो बिलीफ अंदर गड़े हुए होते हैं, उसको कंडीशनिंग कहते हैं, जो कभी नहीं टूटता जिंदगी भर। तो ऐसे ही इस कुत्ते का कंडीशनिंग किया गया, कुत्ते को दिमाग में वो बैठ गया है कि बेल बज रहा है मतलब मेरा खाना आएगा। लेकिन हालांकि आप जब भी बेल बजाओगे उसके मुंह से लाल टपकेगा। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि मेरा वो स्वादिष्ट खाना आ रहा है। खाना आ ही नहीं रहा है, लेकिन कुत्ते को लग रहा है कि मेरा वो स्वादिष्ट खाना आ रहा है जब भी बेल बज रहा है। तो ये है कंडीशनिंग के बाद वाला पीरियड। ये जो थियरी है, ये थियरी किन्होंने दिया था? ये थियरी दिया था आईवी पैवलोव भी कहते हैं, और आइवन पैवलोव, शॉर्टकट में आप आईवी पैवलोव भी कहते हैं, कई कई आईवी पैवलोव। ठीक है, और इसका पूरा नाम जो है वो है आइवन पैवलोव। आइवन पैवलोव इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंडीशनिंग का सारा लर्निंग का सारा थियरीज जो हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। इसी के साथ खत्म होता है हमारा साइकोलॉजी का टॉपिक। अब आप लोग पूछ सकते हो कि इसमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कुछ भी नहीं है, इस टॉपिक में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कुछ भी नहीं है। जी हाँ, मेरे इस प्लेलिस्ट में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कुछ है नहीं, क्योंकि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को मैं अलग से कवर करने वाला हूँ एक ही वीडियो में। इसीलिए ये प्लेलिस्ट में कुछ अभी साइकोलॉजी का वीडियो है नहीं। और अब हालांकि आपके सिलेबस में डिसऑर्डर मेंशन नहीं है, लेकिन कुछ डिसऑर्डर में से क्वेश्चन पूछा जाता है, पीवाईक्यू में भी पूछा गया है, तो हम सारे के सारे डिसऑर्डर्स कवर करेंगे, क्योंकि वो सारे डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर्स जो भी है, वो आपके थेराप्यूटिक योगा के भी पार्ट है, वो सारे के सारे थेराप्यूटिक योगा के भी पार्ट है। तो इसीलिए हमने एक ही बार में वो वीडियो को बनाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, साइकोलॉजी का जो आपका टॉपिक था यूनिट, वो पूरा कंप्लीट हो गया है इसी के साथ।
और जो डिसऑर्डर्स है वो बाद में हम अलग से एक वीडियो बना के हमारे चैनल में वो आ जाएगा तुरंत ही, बहुत ही जल्द वो वीडियो भी आ जाएगा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का। तो बस दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप डूइंग योगा। धन्यवाद।